अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 12 अप्रैल 2026 है, इतवार का दिन है। आज के दिन का मेरा ये दूसरा वीलॉग है, होना भी चाहिए था बिकॉज आज का दिन बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अब से तकरीबन 12 घंटे पहले, और जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया था तो उसके महज एक घंटे के बाद अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इस्लामाबाद के बहुत ही ज़बरदस्त होटल सरीना होटल में, बहुत यादें हैं हम सब लोगों की उस होटल से वाबस्ता हैं, वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ सिर्फ 3.5 मिनट की एक प्रेस टॉक की। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को उन्होंने और दुनिया के और सहाफ़ियों को उन्होंने, मशरिक़ वस्ता वगैरह के, उन्होंने घास नहीं डाला। और अमेरिकन सहाफ़ियों से भी उन्होंने कोई आधे घंटे की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ 3.5 मिनट की बात की, कहते हैं पूरे 4 मिनट की बात नहीं की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 21 घंटे की जो डिप्लोमेसी थी उसके बाद बदकिस्मती से हम एंगेज रहे ईरानियंस के साथ। असल में 21 घंटे नहीं थे, 15 घंटे की एंगेजमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका बदकिस्मती से कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका और हमारी ये नाकाम हो गई एंगेजमेंट और हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और ईरानियंस ने हमारी टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया। अब ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें आप मेरे ख्याल अब तक सैकड़ों दफ़ा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये जुमले और ये फैक्ट्स नहीं सुन चुका। अब आपके जहन में सवाल ये है कि आगे क्या होगा, ईरानियंस का क्या मसला था, वो क्या चाहते हैं, अमेरिकन्स क्या चाहते हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे कोई सक्सेसफुल नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो सकी, और इसके आगे क्या होगा, कि इसके आगे दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, चीज़ें लटक जाएंगी, मज़ीद इसके राउंड्स होंगे। ये वो सवाल हैं जो आपके जहनों में हैं और मैं इन्हीं सवालों का जवाब भी देना चाहूँगा बिकॉज आई रियलाइज़ कि आप मुझसे एनालिसिस एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझसे वो फैक्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते जो आप कई दफ़ा सुन चुके हैं। लेकिन फैक्ट्स बहरहाल इसके अंदर आ भी जाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने इस जो मेरा आखिरी वीलॉग था उसमें मैंने ये क्लेम किया था, मेरा ये दावा था कि ये टॉक्स फेल हो जाएंगी, इसमें से कुछ निकल नहीं सकेगा बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का तमाम तर जो हदफ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह से खोला जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को और उस पूरे खत्ते को खासी देर तक भूल जाएंगे और अपने और मसाइल के अंदर वो मसरूफ़ हो जाएंगे। मैं भी उनके मसाइल भी आपको बताता हूँ। इनफैक्ट इसी पिछले वीलॉग में नहीं, मैंने अब तक इस पूरी इशू पे कि जो टॉक्स होनी थी इस्लामाबाद में, मैंने यह के बाद दिगरे इस पे 3 वीलॉग किए और हर वीलॉग में मैंने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ट्रंप का इस वक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये उनकी ईगो का मसला है, ये उनकी तमाम तर जो विक्ट्री है वो इसके ऊपर कंटेंजेंट है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए तो उसके आगे उनकी इस वक्त कोई और स्ट्रेटिजिक या पॉलिटिकल ज़रूरत जो है नहीं। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ईरानियंस की बहुत ही डिफरेंट किस्म की नीड्स हैं। उन्हें एक परमानेंट पीस चाहिए, उनके साथ 2 दफ़ा जंग हो चुकी है, उनकी इकॉनमी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उनकी लीडरशिप जो है वो मारी जा चुकी है, उनको रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, उनको एक नॉर्मल इकनॉमिक रिलेशनशिप चाहिए जिसको वो बार बार, अगर आप बाकर कलीबाफ की बात सुने तो वो कहते हैं कि ईरान को अपने राइट्स चाहिए। वो राइट्स क्या हैं कि ईरान को दुनिया भर से, अमेरिका समेत दुनिया भर से ट्रेड करने के लिए नॉर्मल इकनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप चाहिए। उनकी जंग इस चीज़ के लिए है और उनका इसका एहसास हो चुका है कि जब तक वो कट मरेंगे, वो मरने के लिए तैयार हैं कि जब तक उनको उनके ये बुनियादी नॉर्मल स्टेट राइट्स नहीं मिलते उस वक्त तक वो हथियार जो है वो नहीं डालेंगे। अभी जो 15 घंटे की एंगेजमेंट हुई है, बावजूद इसके कि 3 दफ़ा मैंने कहा था कि इसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकल सकता, लेकिन जो 15 घंटे की एंगेजमेंट हुई है ये कोई टोटली तौर पे डिसअपॉइंटिंग नहीं है। इसके अंदर खासे पॉजिटिव फीचर हैं, ख़ास करके जब आप वो 3.5 मिनट की जेडी वैंस की प्रेस टॉक सुनते हैं और उससे पहले अपने जहन में लाइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे थे एक एयरपोर्ट पे, मेरा ख्याल उससे 24 घंटे पहले, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आपकी बॉटम लाइन क्या है, बुनियादी नीड आपकी क्या है। तो उन्होंने कहा था बुनियादी नीड मेरी ये है, 99% मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ईरान ये गारंटीज़ दे सॉलिड किस्म की कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। उन्होंने 2 दफ़ा एम्फसाइज़ किया कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, 99% वी आर डन अगर वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनाएगा। अब जब जो कुछ जेडी वैंस ने वहाँ पे कहा है, मैं बार बार इसका जिक्र करूँगा क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो की वर्ड्स हैं। अब देखना यह है कि जेडी वैंस से वापस पहुँचते हैं और वो इस पे डोनाल्ड ट्रंप को कैसे ब्रीफ करते हैं। और अब अमेरिका के अंदर जो दिन शुरू हो रहा है अब से 2-3 घंटे के अंदर, जहाँ यहाँ पे मारधाड़ शुरू होगी सोशल मीडिया के ऊपर, लेगेसी मीडिया के ऊपर, अखबारात के अंदर कॉलम छपेंगे, एनालिसिस छपेगा, तो उस सारे अमेरिका के लार्ज जो स्पेक्ट्रम है उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप अपना क्या नैरेटिव रखेंगे, उसमें पिंग पोंग क्या होगा अमेरिका के नैरेटिव शेपर्स के दरमियान में और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में, किस किस्म का एक पिंग पोंग का प्रोसेस शुरू होगा अगले 24 घंटे के लिए। उसके अंदर हमारे बहुत से आंसर्स जो हैं वो हमें मिल सकेंगे। अब इसको समझने के लिए कि ये सारा प्रोसेस है क्या, हमें थोड़ा सा क्विकली फैक्ट्स को
रिव्यू करना पड़ेगा। यानी फैक्ट्स तो आपके नॉलेज में है, लेकिन हमें उनको दोबारा से देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखें कि वैंस जब सरीना में बाहर निकलते हैं और 4 मिनट की बात करते हैं तो वो कहते क्या हैं। वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, ईरानियंस ने हमारे टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की तरफ से कि आपकी वो क्या बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर झगड़ा है। वो कहते हैं कि हमें एक अफर्मेटिव कमिटमेंट चाहिए, हमें एक अफर्मेटिव कमिटमेंट चाहिए ईरानियन से। ईरानियंस हमें दे नहीं रहे। किस चीज़ की अफर्मेटिव कमिटमेंट चाहिए? वो कहते हैं कि ईरानियंस ने हमें कमिटमेंट देनी है नॉट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बात कर रहा हूँ। अफर्मेटिव कमिटमेंट नॉट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन और द टूल्स विद विच टू अचीव वन, और द टूल्स विद विच टू अचीव वन। टूल्स क्या है? मतलब वो बेसिकली तौर पे ये कह रहे हैं कि ईरान हमें ये गारंटीज दे कि वो ज़ीरो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करेगा। यानी जब तक ईरान है, दुनिया है, क़यामत तक ईरान जो है वो न्यूक्लियर यूरेनियम इन्रिचमेंट जो है वो नहीं करेगा। खाली हमें ये गारंटी ना दे कि वो बम नहीं बनाएगा, बल्कि वो यूरेनियम इन्रिचमेंट करेगा ही नहीं। 3.67% नहीं करेगा, 0% नहीं करेगा। ये मसला हमें ख़त्म करके दे। देखिए, दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। अच्छा, अब जवाद ज़रीफ जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं ईरान के, और वो उन्होंने रिसेंटली फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसे लिखा था इस हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को इस किस्म की गारंटीज़ देनी चाहिए। मैंने, मेरा ख्याल है वो आपको पूरा तफसील से जवाद ज़रीफ का ऐसे जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया था इसी पॉडकास्ट के अंदर। अब इससे पहले कि मैं वापस आऊँ कि जेडी वैंस ने जो कहा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जेडी वैंस के यही जुमले जो हैं ये हमारा सारा क्लू है। हम थोड़ा सा और देख लें कि बाकी बहुत सी जो पब्लिकेशंस हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, TRT, मुख्तलिफ जो है प्रेस टेलीविज़न, IR इरना जो उनकी एजेंसी है ईरान की, उन सब ने मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट जो तक क्या थे। पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट में हम ये भी सुन चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी झगड़ा है, जहाँ ईरान चाहता है कि उसकी बालादस्ती हो, उसका कंट्रोल हो, वो वहाँ पर टोल लेना चाहता है, रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है, उसकी सॉवरेनिटी हो। ईरान चाहता है कि सैंक्शंस जो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस उस पर से उठाई जाएँ। ईरान चाहता है कि उसके फ्रोज़न फंड्स जो हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। और उसके अलावा एक नई चीज़ ये भी है कि अमेरिका जो है वो भी गालिबन चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उसका भी एक कंट्रोल हो। बाज़ लोगों ने उसमें से सोचा ये है कि शायद अमेरिका कह रहा है कि टोल, जो उसमें से टोल या पैसे इकट्ठे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप उसमें से अपना शेयर मांग रहे हैं। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। अमेरिका की डिमांड यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में अमेरिका का रोल होना चाहिए। ये अमेरिका ही की सिक्योरिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। आप ऐसे जो लोग मेरा रेगुलरली वीलॉग देखते हैं, आपको याद होगा कि जब ये झगड़ा चल रहा था और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने लगी, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था, आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले, कि मुझे ये शक है कि बहुत जल्दी अमेरिकन डिमांड ये होगी कि ये जो कोस्टल स्ट्रिप है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, इसको एक इंटरनेशनल टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये वो चीज़ कह रहे हैं, वो इट्स नॉट डेट कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रेवेन्यू में इंटरेस्टेड है। अब ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, वो भी पता नहीं डॉक्टर हैं, PhD हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से इसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि किसी एक सेशन में और सिटिंग के अंदर या एक एंगेजमेंट में ये तवक्को करना कि इसका हल निकल आता ईरान और अमेरिका का झगड़े का, ये था भी बहुत ही अनरियलिस्टिक ये एक्सपेक्टेशन थी। उन्होंने कहा कि टॉक्स पॉजिटिव हुई हैं, बहुत सी चीज़ों पे हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है, और ये 40 दिन के बाद, जबकि बहुत मिसट्रस्ट भी है, बदगुमानी है, बहुत सा बैड ब्लड है, उसके बाद ये टॉक्स हुई हैं। ज़ाहिर इसका हल नहीं निकल सकता था, और हमारी कोशिश ये होगी कि ये प्रोसेस जारी रहे रीजन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, और हम अमेरिका के और ईरान के जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उसके दरमियान में जो गल्फ़ है हम उसे ब्रिज कर सकें। इससे ज़्यादा खूबसूरत डिप्लोमेटिक बात नहीं हो सकती। इसकी भी बहुत सी तनकीद हुई है अभी तक, जो हमारे सामने कमेंट आया है, अब तक जो भी रिएक्शन आ सका है, कि ईरान की जो डिप्लोमेसी है इस इशू पे, वो अमेरिका की डिप्लोमेसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैच्योर है, सीजनड है, एक्सपीरियंस्ड है, उसमें डेप्थ है, उसमें एक पुख्तगी है। जबकि अमेरिका की तरफ से एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, एक बिल्कुल पावर टॉक और एरोगेंस जो है वो इसमें नज़र आती है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अब बाकिर कलिबाफ, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बताया जाता है, उन्होंने भी खासी मुनासिब टोन में इसकी बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पे हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है, ये अच्छी बात है कि एंगेजमेंट हमारी हुई, और अमेरिकन टीम जो है या अमेरिकन जो हैं वो हमें इम्प्रेस अपॉन नहीं कर सके अपनी संजीदगी और सिंसेरिटी के हवाले से। लेकिन अब ये अभी भी वक्त है, नाउ इट इज़ टाइम टू सी एंड डिसाइड इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू इम्प्रेस अपॉन अस, कि वो हमें साबित कर सकें कि वो वाकई इस मसले का हल जो है वो निकालना चाहते हैं। अच्छा, जहन में ये बात रखनी बहुत ज़रूरी है, पहले भी इसका हम जिक्र कर चुके हैं और भी बहुत लोग इसका जिक्र कर चुके हैं, कि ईरानियंस एक बहुत बड़ा
एक्सपीरियंस डेलीगेशन लेकर आए थे। सिर्फ बाकर कालिबाफ और अब्बास अरगची ही नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक ही नहीं, बल्कि उनके साथ 70 लोग थे जो उनके इकोनॉमिक के, सिक्योरिटी के, पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट थे और बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए थे। वो सिर्फ कोई एक जहाज़ में नहीं आए, वो गालिबन 3 डिफरेंट जहाज़ों के अंदर इस्लामाबाद में, पिंडी में पहुँचे थे वो। अब इसको भी ध्यान में रखिए कि जेडी वैंस ने जो कुछ वहाँ पे कहा है, उस वक्त जेडी वैंस को अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स की भी बहुत सी बारूदी सुरंगें, यहाँ पे वाशिंगटन तो बड़ा ख़तरनाक शहर है और यहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। तो जेडी वैंस को इसका एहसास है कि उनके साथ 2 जासूस भी थे नेतन्याहू के, बेंजामिन नेतन्याहू के, एक प्रेसिडेंट के दामाद जॉर्ज कुशनर और दूसरे उनके मोतमद ख़ास जो हैं मिडिल ईस्ट के सीनियर एनवॉय जनाब स्टीव विटकॉफ। इसलिए जेडी वैंस ने जो कुछ भी असल में अपनी असेसमेंट देनी होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पोटस को, डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली देंगे, जबकि दोनों शायद ना सुन रहे हों। अब ये भी हमें बताया गया है, ये हमें तमाम जगहों से पता चल चुका है, आपको भी पता चला होगा कि इस सारे प्रोसेस में ये जो 15 घंटे की एंगेजमेंट है बिटवीन, जिसमें पाकिस्तान मेडिएट कर रहा था, अच्छा प्रोफेशनल रोल था पाकिस्तान का उसमें, और अगर पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन ना भेजता सऊदी अरब में तो शायद हम ज़्यादा आज उनकी तारीफ़ कर सकते। लेकिन ये बड़ी ही अजीब हरकत की पाकिस्तान ने कि इस सारे प्रोसेस के दरमियान में ये खबर मिली कि पाकिस्तान की मिलिट्री कंटिंजेंट ईस्टर्न किन अब्दुल अजीज़ एयरबेस पे पहुंच गई है और वहाँ पर उसमें एयरफोर्स के तैयारे भी हैं। ये बहुत ही नेगेटिव ऑप्टिक्स थी और ये शो करता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुका है। मैं थोड़ा सा पॉइंट को डायलेट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इंटरनल स्ट्रक्चरल वीकनेस जो है जो बढ़ती चली जा रही है। 2015 में जब बहुत एरोगेंस से द देन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो नए नए पावर पोजीशन में आए थे, उन्होंने लिटरली बहुत एरोगेंस में और ताकत से ये कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री उनको चाहिए यमन के कॉन्फ्लिक्ट में। और यमन ईरान के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। अगर यमन में पाकिस्तान की मिलिट्री कमिट करती भी तो कोई इतनी खपनी पड़नी थी, क्योंकि यमन तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं किसी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, हमको मर्सनरी आर्मी नहीं है कि हम एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। उस वक्त जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे, मेरा ख्याल है बिल्कुल वही थे। और बाकायदा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नवाज़ शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप थी और शायद नवाज़ शरीफ साहब कमिट करना भी चाहते, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन्हें फोर्स किया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट करवाई गई, 3 दिन चलती रही, जिसके नतीजे में सऊदी बहुत नाराज़ भी हुए। लेकिन उस डिबेट में सऊदीज़ को ये एहसास दिलाया गया कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। अब 2015 से 2026 के जो दरमियान के 10 बरस गुजरे हैं और 2025 के सितंबर में पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, इससे आपको पता ही चलता है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कितनी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। 2015 में यही मुल्क था, उसको वो अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से देखता था, पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल के बारे में ज़्यादा होप थी। 2025 में जब ये डिफेंस एक्ट हुआ तो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंची है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्कुल भी बचा नहीं सकते उसका कोई, हालांकि कहते वो बहुत कुछ हैं, आप रोज़ हेडलाइन सुनते हैं, रोज़ बातें सुनते हैं मिनिस्टर्स की, लेकिन कंक्लूजन उनका ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की कोई उम्मीद नहीं है। और हमने इसी तरह से कहीं इधर से पैसे मांग के, अब जैसे कहा जा रहा है कि चूँकि अबू धाबी ने पैसे अपने वापस मांग लिए हैं, यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, तो कतर और सऊदी अरब जो हैं वो पाकिस्तान के ये जो पैसे हैं थोड़ा सा $5 बिलियन देंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्टेट के अंदर बेइंतहा कमज़ोरी पैदा हो गई। और अगर ये कमज़ोरी ना होती तो इस तरह से जो डिफेंस पैक्ट किया गया और एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर, जबकि ईरान के साथ झगड़ा है और पाकिस्तान एक वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका और ईरान को बातचीत करने के लिए, एक मीडिएटर बन के दुनिया को दिखा रहा है, साथ आपने अपने ट्रुप्स जो हैं वो वहाँ भेज दिए हैं। एक्सट्रीम मोमेंट ऑफ वीकनेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड स्टेट सॉवरेनिटी। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड फ्राम बाकर कालिबाफ एंड वन, ट्रंप से कई दफ़ा बात हुई, खाली ट्रंप से ही बात नहीं हुई, इस नेगोशिएशन के दौरान में मार्को रूबियो से भी बात हुई, ब्रैड कूपर से भी बात हुई, पीट हेग्सेट से भी बात हुई। ब्रैड कूपर से क्यों बात हुई, जो सेंटकॉम के हेड हैं, दिस इज़ बियॉन्ड, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग में अभी तक देख नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप थे कहाँ पे सारे टाइम पीरियड में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है मार्को रूबियो और किसी और के साथ मियामी के अंदर, ये पता नहीं पीट हेग्सेट उनके साथ थे, वो UFC का जो कुश्ती का मैच होता है, रेसलिंग, फ्री रेसलिंग, जिसमें बॉक्सिंग भी थी, फ्री स्टाइल रेसलिंग भी थी, लाइट वेट, वो वहाँ पे देख रहे थे और बड़े ऐसे बड़े खुश वहाँ पे वो मुजाहरा कर रहे थे। ही वाज वेरी एक्साइटेड सिटिंग ओवर देयर। आई वाज वेरी, मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, बहुत सरप्राइज़ कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए गया है। मैंने इस पर रिसर्च की कि क्या इससे पहले भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की ऐसी रीत है, कन्वेंशन है कि वो कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए जाते हैं, लाइट वेट रेसलिंग, फ्री स्टाइल। मुझे पता चला कि अमेरिका की 200 बरस प्लस हिस्ट्री जो है उसमें कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट कभी भी, जब से ये मुकाबले और ये कुश्तियाँ शुरू हुई हैं,
कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका की 250 साल की प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री के अंदर इस किस्म का मुकाबला कुश्ती का देखने के लिए नहीं गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये दूसरी दफ़ा किया है, 2019 से वो मसलसल ये कर रहे हैं, ये उन्होंने दूसरी दफ़ा किया है। बहरहाल जब ट्रंप मियामी जा रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो परवाह नहीं करता कि ये टॉक्स कामयाब होती हैं नहीं होती, बिकॉज हम तो ये जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान की मिलिट्री एयरफोर्स वगैरह सबको तबाह कर दिया है। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है वो भी बहुत जल्दी हम खोल लेंगे, हमें पता है हमने उसको कैसे खोलना है। अब वो कैसे खोलना है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। अलबत्ता इसी सारे टाइम पीरियड में जब ये सरीना होटल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये खबर भी आई और सेंटकॉम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल कमांड की, उससे ये खबर इशू हुई और अमेरिका के तमाम मीडिया ने इसे मेंशन किया कि 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के दाखिल हुए और उसके बाद वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए और फिर वहाँ से वो वापस भी आए और उनके नाम भी बताए गए, उनका टाइम भी बताया गया कि USS फ्रैंक पीटरसन एंड USS माइकल मर्फी जो हैं उन्होंने ये जर्नी की। और वो साथ ही ये भी खबर लग गई कि अमेरिकन नेवी ये देख रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माइंस को कैसे हटाना है। उससे पहले खबर लगाई गई थी 24 घंटे पहले कि अमेरिकन को ये पता चला है कि वन रीज़न कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल पा रही इसलिए कि ईरानियंस ने उसमें माइंस लगाई हैं और ईरानियंस के पास उसके मैप्स नहीं हैं, माइंस ड्रिफ्ट कर गई हैं, ईरानियंस को पता नहीं है कि उनको कैसे हटाना है। उससे ऐसा लगता था एज इफ़ के ईरानियंस अमेरिकन की मदद मांग रहे हैं। और लेकिन फिर ये खबर आई एक्सियोस में था कि ईरानियंस के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की गई। इसका मतलब ये था कि एक साइकोलॉजिकल मैसेज दिया जा रहा है दुनिया भर के शिपिंग लेन्स को, ऑयल टैंकर्स वगैरह को कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं और हमने एक असर्ट कर दिया और हम इसको खुलवा रहे हैं। ये एक तरह की भोंडी किस्म की कोशिश थी। लेकिन अब इसकी एक रिवाइज स्टोरी पब्लिश हुई है आपसे चंद घंटे पहले। पूरी रिवाइज स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जहाज़ों की तस्वीरें वगैरह भी हैं। उससे ही पता चलता है कि ये जहाज़ उसकी हेडलाइन ये कहती है कि US डिस्ट्रॉयर्स ने एक ईरानी ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी किया और उसके बाद वो वापस आ गए। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स एक सिंगल लाइन में लिखता है कि एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि IRGC ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को वार्न करने के लिए वो अपना ड्रोन भेजा जो कि अनमैन्ड ड्रोन था और उसके बाद जहाज़ों को पता चल गया कि आगे जाना ख़तरनाक है, वो आगे नहीं गए। इसका मतलब है जो पहले खबर दी गई थी कि उन्होंने ईस्ट से वेस्ट पूरा स्ट्रेट ट्रेवर्स की है वो खबर सही नहीं थी। उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की जब उनको आगे से ड्रोन मिले और उनको वार्न किया गया ड्रोन्स के ज़रिए, जैसे कोई पहले एरियल शॉट करता है, फायर करता है हवा में, तो हवाई फायर जब किया IRGC ने तो उसके बाद ये वापस आ गए। तो इस लिहाज से ईरानियंस ठीक कह रहे थे कि ना हमारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है ना कोई जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस किया है। अब सवाल ये है क्वेश्चन कि कहते हैं ब्रैड कूपर से भी बात की नेगोशिएशन के दरमियान, इस स्टेज पे क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये क्रूशल क्वेश्चन है, क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऐसा सुथरा नीट प्लान है जिसमें बड़ा ग्राउंड इन्वेजन ना करना पड़े, जिसमें लाखों या 50,000, 60,000, 1 लाख अमेरिकन सोल्जर्स ना चाहिए हों, जिसमें एक ज़्यादा गंदी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए ईरान के साथ? क्या उनके पास कोई ऐसा नीट सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट प्लान है ब्रैड कूपर के पास या सेंटकॉम के पास जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा सके विदाउट प्रोलॉन्ग्ड प्रोट्रैक्टेड ग्राउंड इन्वेजन एंड इन्वॉल्वमेंट? एक सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर, ऑफ कोर्स रिटायर्ड, का मुझसे ये कहना है कि उनका ये ख्याल है कि एक एयर कॉरिडोर अमेरिकन इस्टेब्लिश कर सकते हैं पूरे इलाके में, यानी ऐसी एरियल बॉम्बिंग कर सकते हैं, एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और टैक्टिकल न्यूक्स का या तो इस्तेमाल कर सकते हैं या थ्रेटन कर सकते हैं। मुझे वैसे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर इस किस्म की कोई पॉलिटिकल परमिसिबिलिटी है। अमेरिका के अंदर, मैं वैसे मिलिट्री जनरल नहीं हूँ, मैं ठीक तरह से नहीं समझ सकता इस पूरी स्ट्रक्चरल इशू को, इसकी जोग्राफिकल जो है कि कैसे फोर्स डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हो सकती है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्स अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये खदशा है कोई तो ये है कि इसराइल किसी स्टेज पे यूज़ कर सकता है, लेकिन वो भी अभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया। अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ नहीं कर सकता, उसकी पॉलिटिकल परमिसिबिलिटी इस मुल्क में नहीं मिल सकेगी और उसके लिए ज़ाहिर एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। और क्या एक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट स्टेज के ऊपर कर सकते हैं, इसका ताल्लुक उस पॉलिटिकल डिस्कशन और डिबेट से है जो अब से 1-2 घंटे में अमेरिका में शुरू होने वाली है। वो डिबेट होगी जिसमें डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड रिपब्लिकन जो हैं, सेनेट के मेंबर, हाउस के मेंबर, वो पार्टिसिपेट करेंगे। टॉक शोज़ होंगे, पॉडकास्ट होंगे, बहुत सी मेन स्ट्रीम मीडिया होगी, कॉलम छपेंगे, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स टाइम, फॉरेन पॉलिसी, इन सब में कॉलम छपेंगे, इकोनॉमिस्ट में। और ये सारे के सारे असेस करेंगे कि ये जो 21 घंटे की डिप्लोमेटिक जर्नी है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की, उसमें अमेरिका ने क्या नतीजा निकाला है, अंदर की खबरें बाहर आएंगी, ईरान के क्या मुतालबात हैं, उनका क्या मूड है, और उस पूरे के पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ये असेस करेंगे कि मज़ीद एक्शंस करने के लिए
मेरे पास किस किस्म की स्पेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी वो अपना प्री डिटरमिन्ड माइंड नहीं बना सकते स्टेज पे, अभी इसका एक एक्शन रिएक्शन जो है उन्होंने देखना है। अब इसको जहन में रखते हुए वापस आ जाएं हम जेडी वैंस की, क्योंकि इसके अंदर क्लू है सारा का सारा। जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट है कि हमें एफर्मेटिव कमिटमेंट चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा, और जो टूल्स हैं टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन टू अचीव दैट थिंग, यानी एनरिचमेंट किसी किस्म की नहीं होगी, हमें चाहिए। जब हम ये सुनते हैं तो इसमें एक चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर मैं उस पॉइंट पे आता हूं, बिकॉज वो ऊपर नीचे हो जाएगा। डेविड सैंगर जो हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर उसके कॉरस्पॉन्डेंट हैं, समझे एक तरह से एडिटर ही हैं, और कई किताबों के ऑथर हैं, और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बुनियादी तौर पे ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और ये जो पूरी पॉलिटिक्स चली है गुज़िश्ता 20 बरस की, इसके ऊपर वो एक स्पेशलिस्ट है। उन्होंने इसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। उन्होंने कहा कि जेडी वैंस की बात सुन के उनको बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। ही इज़ वेरी सरप्राइज। उन्होंने कहा आई एम वेरी सरप्राइज कि जेडी वैंस किस तरह की बात कर रहे हैं, बिकॉज ईरान ने JCPOA के अंदर ये कमिट किया कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान ने जेनेवा में फिर ये कमिट किया कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT का, उसने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और आज तक कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि ईरानियंस ने कोई वेपनाइजेशन प्रोग्राम में वो गए हों या उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की हो या उसकी तरफ किसी भी किस्म की उन्होंने प्रोग्रेस की हो। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू 30 साल से मुसलसल कह रहे हैं कि 6 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ईरान वेपन बना देगा, 6 मंथ्स में, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है अमेरिका के पास, IEA के पास, ब्रिटिश के पास, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में कि ईरानियंस ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई किसी किस्म की कोशिश की हो। JCPOA, अब ये मैं JCPOA का जो मैं जिक्र करने लगा हूँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का, इसमें जो जेडी वैंस ने कहा है वहाँ पे, जो सैंगर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और से सुने, 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल की मसलसल इंटेंस डायलॉग डिस्कशन के बाद, एक्चुअली ये 8 साल का प्रोसेस था, 2 साल तो इसकी एक्टिव नेगोशिएशन है और पिछले 6 साल इसके जो हैं उसमें इसकी कम्युनिकेशन होती रही, और अली लारेजानी इसके आर्किटेक्ट थे, अली लारेजानी शहीद। इस JCPOA का जो 2015 का एग्रीमेंट है, जुलाई 2015 का जो एक एग्रीमेंट है, इसमें ईरान ने, इस वक्त ईरान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसके पास 940 पाउंड एनरिच यूरेनियम है, 60%। 2015 में जुलाई के नतीजे में ईरान को कहा गया, ईरान ने एग्री कर लिया कि हम अपना एनरिच यूरेनियम एक थर्ड पार्टी के हवाले कर देंगे। तो आपके जहन में है कि ईरान ने कितना एनरिच यूरेनियम थर्ड पार्टी रशिया के हवाले किया? 25,000 पाउंड। कितना? 25,000 पाउंड ईरान ने जनवरी 2016 में अपना एनरिच यूरेनियम उसको लिक्विडिफाई करने के लिए रशिया के हवाले कर दिया, 25,000 पाउंड। और ये उन्होंने अपनी जो डेडलाइन उनकी थी एग्रीमेंट की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो उन्होंने उस वक्त पूरी कर दी। बदकिस्मती से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सकी। उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इस एग्रीमेंट को, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उसे वो अमेरिकन कांग्रेस से रेटिफाई करवाते, लेकिन जो 114th कांग्रेस थी उसमें दे हैड लॉस्ट कंट्रोल, बिकॉज 2015 से 2017 के दरमियान जो कांग्रेस मारज़ वजूद में आई, उसमें हाउस भी ओबामा और डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल गया और सेनेट भी उनके हाथ से निकल गई, इसलिए वो रेटिफाई ना करवा सके, करवा ही नहीं सकते थे। उसका हल उन्होंने निकाला कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को, जो उनका ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ, उसे वो ट्रीटी ना बना सके, उन्होंने उसे एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कन्वर्ट करके जो रिलीफ वो ईरान को दे सकते थे वो उन्होंने दी। उस वक्त ईरान ने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया था कि तकरीबन 100 बिलियन से 150 बिलियन, 100 से 150 बिलियन डॉलर के ईरान के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड्स मुख्तलिफ़ मुल्कों में अमेरिका समेत स्टक थे, सब अमेरिका के एक्शंस की वजह से, और वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिट किया कि हम रिलीज़ करेंगे। जब कैलकुलेट किया उन्होंने कहा वो 50 बिलियन बनते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो रिट्रीव नहीं हो सकते। ईरान ने उस पर भी बेचारों ने सब्र शुक्र कर लिया। इन द एंड मेरा ख्याल है कि 30 या 37 बिलियन या इससे भी कम फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ हो सके मुख्तलिफ़ मुल्कों से, बिकॉज ऑफ वेरियस लीगल इशूज़। सिर्फ $1.7 बिलियन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 में, जो एक क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा था, जो $400 मिलियन कभी 1979 से पहले जहाज़ ख़रीदने के लिए, वेपन ख़रीदने के लिए शाह की हुकूमत ने अमेरिका को दिए थे, उन 400 मिलियन को प्लस उसके ऊपर $1.3 बिलियन का इंटरेस्ट था, उसके साथ $1.7 बिलियन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को दिए। और लीगल मसाइल इस किस्म के थे कि वो स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए कैश पेमेंट जो है वो ईरान को की। और फिर उसके बाद सर दी ओनली बेनिफिट JCPOA का जो ईरान को उस वक्त मिल सका वो ये हुआ कि
उन्हें नॉर्मल ऑयल ट्रेड और एक्सपोर्ट करने की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस पे, नॉर्मल प्राइसेस पे उनको इजाज़त मिली, जिसमें वो कोई 1.5 बरस ये एक्सपोर्ट कर सके अपने तेल की इकोनॉमिक रिलेशनशिप की। और उसके बाद 2017 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई 20 जनवरी के बाद, तो पहला जो उन्होंने एग्जेक्टिव एक्शन किया, उन्होंने ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसा कि इस इजरायली चाहते थे, ज़ायनिस्ट चाहते थे, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे अब ब्रेक लगाएं और अब वापस चले जाएं जेडी वैंस के ऊपर। जब जेडी वैंस कहते हैं कि हमें एक अफर्मेटिव कमिटमेंट चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन एंड मीन्स टू मेक द न्यूक्लियर वेपन एंड अचीवमेंट जो है वो हमें ईरान गारंटी करे कि वो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, और यही ट्रंप ने कहा। इसका मतलब क्या, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया की बेस्ट पॉसिबल डील हो सकती थी ईरान के साथ, जिसमें रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी सिग्नेटरी थे P5+1, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से अब एक ऐसी डील चाहिए जो JCPOA+ हो। JCPOA+ का मतलब यह है कि JCPOA+ के ऊपर जो उस वक्त ऑब्जेक्शन थी रिपब्लिकन्स की, ज़ायनिस्ट की, सारे के सारे राइट, जो बेस था डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ईरान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो मुकम्मल नहीं है। ये 3.67% जो एनरिचमेंट करते हैं ये ज़्यादा भी कर लेंगे, छुपा के कर लेंगे, जो सुपरविजन है IA की वो कंप्लीट नहीं है, और ये कि ये टाइम बार्ड है और 2030 तक इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। 2030 के बाद इनसे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी और ये किसी नॉर्मल कंट्री की तरह NPT के फ्रेमवर्क में रहते हुए मज़ीद न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वैंस को ईरान से अब एक ऐसी डील चाहिए जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से आगे जाती हो। क्यों? इसलिए कि अगर उनको इस डील को अमेरिका के अंदर सेल करना है और ज़ायनिस्ट के और रिपब्लिकन्स के क्रिश्चियन राइट का मुंह बंद करना है, तो उनको एक ऐसी डील उनको देनी होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह सके, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ख़त्म किया, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की तरह की कोई डील वो अब सेल नहीं कर सकते, उन्हें उससे आगे कुछ चाहिए। इसको आप जहन में रखें, ब्रेक लगाएं, हम आगे चलते हैं। अब आएँ इस चीज़ के ऊपर कि थोड़ा सा इसको देख लें कि अब ईरान की क्या सिचुएशन है। ईरान को जब 2017 में उससे निकाल दिया तो ईरान ने 1 साल तक सब्र किया। वो इस तक इंतज़ार में थे कि यूरोपियंस जो हैं, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस कुछ करेंगे, लेकिन जब कुछ ना कर सके तो 2018 में उन्होंने नए सिरे से न्यूक्लियर यूरेनियम की एनरिचमेंट उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब ये फिर वो जब पहले उठा के 25,000 पाउंड दे दिए थे, तो एनरिचमेंट करते क्यों हैं? देखिए, ईरानियन यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं अमेरिका से डायलॉग करने के लिए, क्योंकि उनका मसला यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। उनका मसला वो सैंक्शंस हैं जिसके नतीजे में, जिनकी रिज़ल्ट की वजह से मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे क्रिएटिव इकॉनमी, मिडिल ईस्ट वगैरह, तुर्की को शामिल कर लें तो 2 ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो जेन्युइनली क्रिएटिव हैं, जिनके पास एक कैपेबल सिविलाइजेशन, जिनकी हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। खैर तुर्कों की उतनी डीप नहीं है जितनी कि ईरानियंस की, और इकॉनमी पोटेंशली बड़ी है, पॉपुलेशन ट्रेंड है, तारीख़ है, तहजीब है, तमद्दन है। ईरान को सैंक्शंस ख़त्म करनी है, इकॉनमी को डेवलप करना है, नॉर्मल कंट्री बनना है। वो न्यूक्लियर को एक ब्लैकमेल कह लें, इसको कुछ कर लें, वो अमेरिका से और मगरब से अपने ताल्लुकात को रिस्टोर करने के लिए न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं। ये इसके बेस पे है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़ायनिस्ट को भी अच्छी तरह से पता है कि मसला न्यूक्लियर नहीं है, मसला यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं है। ये सबको पता है अमेरिका में। पब्लिक को बताने के लिए, आप सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मीडिया को कहानी देने के लिए बार बार एनरिचमेंट जो है उसको सामने लाया जाता है। ये चले, यहाँ तक तो बात होगी। अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि ईरान ज़ाहिर सैंक्शंस से हटाना चाहता है। अब इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लें, क्योंकि फिर ये क्लियर हो जाएगा कि सैंक्शंस के नतीजे में होता क्या है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान है कि पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन पे काम क्यों ना कर सका, बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस जो कि ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता ईरान के अंदर, बिकॉज ऑफ दी सेम सैंक्शंस। अब जब फॉरेन फंड्स की मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जो अभी कालेबाफ साहब ने कहा कि ये जो $27 बिलियन के हमारे, जो आप सुन चुके होंगे, $27 बिलियन के हमारे जो फ्रोजन फंड्स हैं ये रिलीज़ किए जाएँ। क्या आपको अंदाज़ा है कि ये फ़ंड्स कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं? ये अमेरिका के अंदर नहीं फंसे हुए, ये ऑयल रेवेन्यूज़ के फ़ंड्स हैं, जो ऑयल, क्रूड या उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ईरान ने किसी स्टेज पे प्रोवाइड किए हैं। और ये फ़ंड्स फंसे हुए हैं इराक़ में, लग्जमबर्ग में, बहरीन में, कतर में, तुर्की में, जर्मनी में और साउथ कोरिया में, जहाँ ये सब ईरान के पैसे हैं, जहाँ ईरान सप्लाई कर चुका है मटेरियल, लेकिन उसको पेमेंट्स रोक दी गई हैं बिकॉज ऑफ द बैंकिंग इशूज़।
और ईरान कह रहा है कि उसको पैसे इसलिए चाहिए कि उसको फौरी तौर पे रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसको फौरी तौर पे ये $27 बिलियन दिए जाएँ। अब इसमें अगर हिंदुस्तान को भी ऐड कर दें, चीन को भी ऐड कर दें, वहाँ भी पैसे फंसे हुए, तो आप सोचेंगे चीन तो ईरान का भाई हलीफ है, वहाँ क्यों पैसे फंसे हुए। ये सब कुछ इसलिए है कि अमेरिका का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉलर डोमिनेशन कंट्रोल है, जिसके नतीजे में जितनी भी डॉलर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो न्यूयॉर्क के बैंक से क्लियर होती हैं, और स्विफ्ट, जिसमें से अक्सर लोग आप में से वाकिफ़ हैं, स्विफ्ट में, वो स्विफ्ट का पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें अमेरिका को कंट्रोल हासिल है। परेशान होकर मैंने कि ये क्या मामला है, आखिर ये कब से हो रहा है सारा। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, मुझे पता चला कि ये 1971-72 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड था और तमाम ममालिक गोल्ड और गोल्ड के ज़रिए ट्रेड करते थे, तो ज़ाहिर है कि आप इस किस्म की सेकेंडरी सैंक्शंस हिंदुस्तान पे, चीन पे, रूस पे, ब्राज़ील पे, इंडिया पे, पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते थे, बिकॉज आपने गोल्ड ट्रांजैक्शन करनी थी। जब रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को ख़त्म कर दिया और डॉलर में पेमेंट शुरू हो गई, तो अमेरिका के हाथ में ये चोकिंग पॉइंट आ गया। अब आप सब लोग बात कर रहे हैं कि हॉर्मज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और वो जो बाबुल मंदब जो हैं, ये चोक पॉइंट्स हैं। दुनिया की हिस्ट्री पे कंट्रोल हासिल करने के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट न्यूयॉर्क की बैंकिंग है, जिसके ज़रिए तमाम ममालिक की तकदीर जो है उसे कंट्रोल किया हुआ है। यही वो वजह है कि ब्रिक्स के ममालिक आप अक्सर सुनते होंगे कि वो एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, खुद ईरान, ब्राज़ील वगैरह, ये सब अल्टरनेट लोकल करेंसीज, लेकिन अभी तक कोई अल्टरनेट लोकल करेंसीज के ज़रिए ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये कोई भी ऐसा मैथमेटिकल, साइंटिफिक, वाइबल सिस्टम डेवलप नहीं कर सके जो डॉलर डिनोमिनेशन जो है उसे तोड़े। अब डॉलर डिनोमिनेशन को जहन में रखिए, बिकॉज मैं एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल भी आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से। फिर हम वापस आ जाएं जेडी वैंस के ऊपर कि न्यूक्लियर हमें वेरीफाइबल वेपन हमें चाहिए और उसकी हमें कमिटमेंट चाहिए कि नहीं बनाएंगे, और द टूल्स। अब क्या होगा इसके बाद? होगा ये, क्योंकि JCPO में से आगे जाना है, आपने प्लस पे जाना है। डोनाल्ड ट्रंप अब दो चीज़ें एसेस करेंगे कि क्या मुझे कोई ऐसा नैरेटिव मिल सकता है, क्या मुझे ईरान कोई ऐसी डील दे सकता है। अब उनकी और इस टीम की आपस में एक डिस्कशन होगी अगले चंद घंटों में जब ये वापस पहुंचेंगे, तो क्या हमें कोई ऐसी कहानी यहाँ से मिल सकती है, ईरान कोई हमें ऐसी डील दे दे, ज़ीरो एनरिचमेंट की दे दे, हमेशा के लिए कमिट कर दे, क्या हम उसको अपने बेस को सेल कर सकते हैं, क्या हम ज़ायनस का मुंह बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वो ये समझना चाहेंगे पेंटागन से, सेंटकॉम से, ब्रैड कूपर से, हो सकता है ब्रैड कूपर को बुलाया जाए वापस, ये भी मुमकिन है। वही समझना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें मुसीबत में पड़े बगैर, बहुत बड़ी कमिटमेंट या ग्राउंड इन्वेजन के बगैर, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को किसी सर्जिकल साइंटिफिक हमले के ज़रिए हम उसको खोल सकते हो, या हमारी कोई यूरोपियंस मदद करें। ये आपने सुना होगा कि वो भी नेटो के हवाले से की बातें हो रही है, लेकिन वो तैयार नहीं। ये वो दो चीज़ें कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो कि ना तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएं, अगर जाएं तो थोड़ी देर के लिए जाएं, ये ना हो कि महीने के लिए चली जाएं, 15 दिन के लिए चली जाएं, और ये कि मेरी स्टैंडर्ड एंड पुअर की मार्केट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये दो चीज़ों का अभी असेसमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करनी है, और 24 से 36 घंटों के अंदर आपको इसकी एक क्लैरिटी जो है वो अमेरिका के डिस्कोर्स के अंदर से आपको नज़र आने लग जाएगी। अमेरिका की खूबसूरती ये है कि यहाँ चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपती नहीं हैं, वो बाहर आने लग जाती हैं। और वो आप नज़र रखें पॉडकास्ट के ऊपर जो सारे होंगे, और जॉन मर्शाइमर को सुनते चले जाएं, रॉबर्ट पेप को सुनते चले जाएं, वहाँ से आपको बड़ी क्लैरिटी जो है वो मिलने लग जाएगी। अब मैं आपको आखिर में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ। हाँ, एक और भी चीज़ जहन में रखें, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है। 9 अप्रैल को फर्स्ट लेडी ने, मेलानिया ट्रंप ने, एक अनयूजुअल किस्म की प्रेस टॉक उन्होंने कर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा जेफरी एप्स्टीन के पूरे स्कैंडल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब बकवास है, ना मैं कभी विक्टिम थी, ना मेरे साथ ये हुआ, ना वो। उसके बारे में भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र हो रहा है कि क्या वजह है कि फ़र्स्ट लेडी को अनयूजुअली तौर पे, अनएक्सपेक्टेड तौर पे इस किस्म की एक प्रेस टॉक करनी पड़ गई। इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है, ये बहुत मिस्टीरियस है कि क्या दबाव ऐसा था प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी के ऊपर, उनको इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। इसको भी जहन में रखें बहुत। अब फॉरेन पॉलिसी में गुज़िश्ता 12 घंटे में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है, जिसका टाइटल ये है, द वॉर विल एंड विद अ हॉर्मज़ टोल बूथ। ये जंग हॉर्मज़ के ऊपर जब एक टोल बूथ लग जाएगा महसूल लेने वाला, तब ये जंग ख़त्म होगी। ये आर्टिकल लिखा है अमीर हंद जानी ने, जो मेरे ख्याल ईरानियन डिसेंट के हैं, लेकिन क्विंसी इंस्टीट्यूट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके अंदर ये एक सीनियर फेलो हैं। और वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सुएज़ कैनाल में भी शुरू में दुनिया नहीं मानती थी कि सुएज़ कैनाल के ऊपर उसकी नेशनलाइजेशन इजिप्ट कर सकता है, फिर अमेरिका और दुनिया को इसे एक्सेप्ट करना पड़ गया, अदरवाइज़ एक डिज़ास्टर और बेहम था, एक कयास था। यहाँ पर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जान नहीं छोड़ेगा। ईरान को चाहिए कि और कंट्रीज़ की हमायत इसमें हासिल करे, और उसमें अमेरिका की भी हमायत हासिल करे।
अगर अमेरिका को, अभी तो ईरान ने युआन की बात की, अगर युआन के बजाय चाइनीज़ करेंसी की बजाय ईरान टोल डॉलर्स में लेने लग जाए तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। एक ऐसे मौसम में बदलते हुए जहां डॉलर और पेट्रो डॉलर की सुप्रीमेसी चैलेंज हो रही है, अगर ईरान अपना टोल जो है हॉर्मोज के बूथ में वो डॉलर में लेने लग जाए तो एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो दोनों साइड के दरमियान डेवलप कर सकता है। बहरहाल अब 12 घंटे देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है अमेरिका में। वो जैसे होगी फिर मैं आपको आपके नॉलेज में वो लेकर आऊँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।